बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, हर कोई जानता है। फिर भी हम लोग ये वेबिनार का जरिए, टॉपिक का जरिए हम लोग मिलेंगे। 1 घंटा, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। आप लोगों का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। आप ड्यूटी के साथ साथ ये वेबिनार अटेंड करने हैं, ये बहुत बड़ा बात है। और 1 घंटा का वेबिनार हम लोगों को थोड़ा कोऑर्डिनेट कीजिए, इससे हम लोग मिल के निभाएंगे। कुछ डाउट होगा तो आप क्वेश्चन आवर सेशन में आप लोग बात कर सकते हैं, या आप लोग चैट भी कर सकते हैं। और ये वेबिनार सेशन का जरिए अर्थिंग रिलेटेड कुछ कुछ हम लोग नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। कुछ कुछ नया है, कुछ कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं, कोई इलेक्ट्रिकल अर्थिंग में काम भी करते हैं। ऐसा कुछ है कि बहुत दिन हो जाने के बाद हम लोग क्या होता है कि कुछ कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि जानते तो है बट भूल जाते हैं। तो एक मौका मिला रिकॉल करवाने के लिए, और जिसको नहीं जानते थे उसी पैरामीटर को जानने के लिए और एक मौका। तो इलेक्ट्रिकल अर्थिंग सिस्टम। और एक रिक्वेस्ट है सब लोगों को, मान लीजिए आप लोग जीमेल में ज्वाइन किए हैं, तो आपका अटेंडेंस के लिए मेरे को थोड़ा चैट बॉक्स में आप लोग पी नंबर डाल दीजिएगा। नहीं तो जो जीमेल में ज्वाइन किए हैं उन लोगों का पी नंबर और ये डिटेल हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो ये कोऑपरेशन आपका तरफ से रहना चाहिए। टॉपिक है अर्थिंग सिस्टम, जो कि नया टॉपिक नहीं है, हर कोई जानता है। हम लोग इंडस्ट्री से लेकर डोमेस्टिक, मतलब घर से इसको यूज करते हैं, और ये सेफ्टी रिलेटेड है। और उसका बारे में हम लोग को डिटेल में जानेंगे कैसे हम लोग, मतलब अर्थिंग क्या है, हम लोग अर्थिंग क्यों यूज करते हैं। हम लोग सेफ्टी तो बोल देते हैं, बट क्या सेफ्टी हम लोग को देता है, ये डिटेल का बारे में। मान लीजिए हम लोग अर्थिंग तो करने जाएंगे तो कैसे करेंगे। डिपार्टमेंट में तो एक सेक्शन है, या हम लोग को एक तो थर्ड पार्टी या वेंडर दिया गया, वो सारा चीज निभाता है। बट जब बारी अपना आता है कि जब खुद को करना पड़ता है, मान लीजिए घर में एक तो हम लोग करेंगे तो कैसे करें। हाँ, कैसे हम लोग करने से, क्या स्टेप फॉलो करने से हम लोगों को बहुत कम खर्चा में और इजीली हो पाएगा। एज ए टेक्निकल पर्सन हम भी चाहेंगे तो उसको कर पाएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोगों को इंडस्ट्री में ही चाहिए, ये इंडस्ट्री तो मैंडेटरी है, करना ही है, और उसका साथ साथ हम लोगों को घर में भी करना चाहिए। जब इसको करने का बारी आता है तो हम लोग सारा चीज तो ध्यान देते हैं, जैसे न्यू बिल्डिंग बनाना और नया सिमुलेटर या कुछ कुछ घर में बहुत सारा इक्विपमेंट या डिवाइसेस या अप्लायंसेस, बहुत सारा खूबसूरत सारा हम लोग खरीदते हैं और उसको लेके भी एंजॉय करते हैं। बट जब उसका बारी आता है तो हम लोग काफी बार स्किप करता है और ध्यान नहीं देते। तो उसका डिटेल जानने का बाद हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों को कितना जरूरी है। तो ये कंटेंट है, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थिंग, रीजन ऑफ अर्थिंग, उसका क्या क्या कैटेगरी आता है, अर्थिंग प्रिपरेशन हम लोग कैसे बनाएंगे और कहाँ बनाएंगे तो सही रहेगा। और जैसे कि सॉइल कैसा रहेगा, कौन सा टाइप का मिलता है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका टेस्टिंग, और मेंटेन करेंगे तो कुछ दिन होने के बाद कैसे मेंटेन करेंगे, क्या खराबी आता है, कैसे मेंटेनेंस, ये डिटेल हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक हम लोग नया है तो सबसे पहला क्वेश्चन मन में आता है कि व्हाट इज। ये नया नहीं है, फिर भी उसको डिटेल जानने के लिए हम लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले रहता है व्हाट इज अर्थिंग। कोई ऐसा है जिसका मन में अपना वर्ड लगा के बोल सकते हैं व्हाट इज अर्थिंग? चाहेंगे तो शेयर कर सकते हैं। व्हाट इज अर्थिंग स्क्रीन में भी दिख रहा है। एनीवन? ओके। The term of earthing means connecting a neutral supply system or non-current carrying part of electrical apparatus to the general mass of power. स्क्रीन नहीं आ रहा है? स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है। और कोई हर क्या किसी को भी नहीं आ रहा है? आ तो रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है सर। रिक्वेस्ट रहेगा, किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप रीजन कीजिए,
अब रीजॉइन कीजिए, दिख जाएगा। तो ये अर्थिंग का डेफिनेशन है। सप्लाई सिस्टम जो 3 फेज 4 वायर का लोअर पोटेंशियल पार्ट जो है, लोअर पोटेंशियल पॉइंट, जिसको हम लोग न्यूट्रल नाम पे जानते हैं या न्यूट्रल नाम पे ये जाना जाता है, उसी से कनेक्ट करके घर में जितना अप्लायंसेस है जो नॉन करंट कैरिंग पार्ट है, जैसे कोई इंडस्ट्री में सिमुलेटर है या पैनल है, या जिसको हम लोग योक बोलते हैं या बॉडी बोलते हैं, मान लीजिए वो नॉन करंट कैरिंग पार्ट है, उसी को जोड़ के हम लोग क्या है कि आग का साथ फिजिकल कनेक्शन करना, उसी प्रकार वायरिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। बट करता क्या है, क्या बेनिफिट है, हम लोग क्यों कर रहे हैं? वो खुद को इमीडिएट रखता है कि एक्टिव, हर टाइम हर मोमेंट खुद को एक्टिव करके रखता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसका पास आता है तो ये इमीडिएट डिस्चार्ज करके जीरो करता है, और डिस्चार्ज करने का टाइम में ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट नहीं करता है कि हम लोग को पता चले कि डिस्चार्ज हो गया। जैसे कि कोई आवाज करना, कोई स्पार्क करना, ऐसा कोई सिचुएशन आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। मैं एक ही वर्ड में बोलूंगा तो मैं एक ही वर्ड में बोलूंगा, एक तो ये चिता साइलेंट प्लीज, एक ही वर्ड में बोलूंगा कि हे सिस्टम में मेरा अर्थिंग है तो दुनिया में किसी को भी पता नहीं चलेगा। अर्थिंग नहीं है तो दुनिया को पता चलेगा कैसे? एक एग्जाम, मान लीजिए मैं घर में मेरा अर्थिंग नहीं है, मैंने स्किप कर चुका हूँ, बट मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया होम अप्लायंसेस खरीद के रखा हूँ। ऐसा कुछ सिचुएशन आया और अर्थिंग का चलते मेरा प्रॉब्लम हो गया, उसी महीना सैलरी से पता चल जाएगा। मान लीजिए उसे मेंटेनेंस करने के लिए मैंने मेंटेनेंस होल्डर का पास जाऊंगा या बुलाऊंगा, वो बोलेगा कि तुम्हारा घर में अर्थिंग नहीं है क्या? सोचो, उसी के चलते फॉल्ट होता है या कोई सिस्टम जल जाता है या कुछ प्रॉब्लम आता है डिपार्टमेंट में, तो हम लोगों को पता चलता है कि अर्थिंग एक छोटा सा चीज है, मैं नहीं किया हूं तो ये सिचुएशन आ रहा है। बट ये एक बड़ा रीजन नहीं है, सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम लोगों को और क्या सेफ्टी दे सकता है। जैसे हम लोगों का पीपी है, ऐसा ये एक पीपी जैसा काम करता है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव। किस किस का पर्सनल प्रोटेक्टिव जैसा बिहेव करता है या काम करता है? ये सबसे पहला पॉइंट देखिए, ह्यूमन लाइफ को सेव करता है। सेव ह्यूमन लाइफ फ्रॉम इलेक्ट्रिक सब। ये इंडस्ट्री में है, घर में है, तो ह्यूमन लाइफ को बचाता है। इलेक्ट्रिक मशीन, बिल्डिंग, कम लाइटनिंग, आपका बड़ा बड़ा गिरजा, टेम्पल, बिल्डिंग, बड़ा बड़ा टावर, बड़ा बड़ा आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम जहाँ पे आप लोगों का ट्रांसफर सिस्टम लगा हुआ है, जैसे कि कोई लंबा लंबा चीज आप लोग देखिएगा, जैसे कि गिरजा, टेम्पल वगैरह, जो हम लोग एग्जाम्पल बोला, उसी को भी बचा लेता है अर्थिंग हिट। और क्या, आजकल जैसे कि ऑटोमेशन सिस्टम में हम लोग काम करते हैं और सिमुलेटर में एक ठो पैरामीटर आता है अर्थ फॉल्ट, इजीली फाइंड आउट हम लोग कर पाते हैं। पैरामीटर डिटेक्ट करता है, जैसे कि ड्राइव में, पीएलसी में, डीसीएस में, रिले में। कि अर्थिंग है तभी ना आप लोगों को बताएगा कि ये ग्राउंड फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट है। आप मान लीजिए फिजिकली कनेक्शन नहीं किए हैं तो ये एक्सटर्नल फॉल्ट दिखाएगा। मान लीजिए कि सिमुलेटर में आपका एक्सटर्नल फॉल्ट दिखा रहा है तो पूरा ढूंढते रहो, आपको मिलेगा नहीं एक्सटर्नल फॉल्ट क्या है। तो इसलिए प्रॉपर कनेक्शन होने से या अर्थिंग कनेक्शन बढ़िया होने से हम लोगों को इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक स्टेबल वोल्टेज देता है अर्थिंग है, तो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन है, स्टेबल वोल्टेज का केस है। हम लोग मान लीजिए उसको क्लियर होने के लिए जाएंगे कि उसका डिटेल में जाएंगे तो ह्यूमन लाइफ कैसे बचा दे। घर में अर्थिंग तो हमारा घर में ह्यूमन लाइफ बचेगा कैसे, कैसे शक नहीं मारेगा। तो पीछे की स्लाइड मैंने दिया हूँ, देखिए इस स्लाइड में मैं एक होम अप्लायंसेस या कोई भी एक सिमुलेटर लेके चलिए जिसका बॉडी मेटल का है। ये देखिए स्क्रीन में जो दिख रहा है, मान लीजिए उसका बॉडी मेटल का बना हुआ है, मैंने उसको सप्लाई दिया हूँ, सोर्स ऑफ सप्लाई 240 वोल्टेज है, और मैंने उसका प्रोटेक्शन के लिए क्या डाला हूँ, फ्यूज 5 एम्पियर का,
क्या हुआ, ये स्मूथली चल रहा था, ये बॉडी के साथ क्या हुआ कि लाइव वायर कनेक्ट हो गया, मतलब बॉडी के साथ चार्ज हो गया, बॉडी चार्ज हो गया। तो ये नॉर्मली चलेगा कि नहीं चलेगा? पहले मैंने सप्लाई दिया था, चल रहा था, अंदर से कहीं टच हो गया उसका बॉडी के साथ और बॉडी चार्ज हो गया। तो बॉडी चार्ज इस वाला कंडीशन में, ये जो फॉल्ट कंडीशन में, तो मेरा अप्लायंसेस या सिमुलेटर चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर, नो? चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए कि वेट आयरन है, घर में आप लोग जो इस्त्री करते हैं ड्रेस, और ये नॉर्मली चल रहा था, अंदर में कॉइल का कोई या वायर का कोई इंसुलेशन कट गया, उसका बॉडी के साथ टच हो गया और बॉडी चार्ज हो गया, तो नॉर्मली चलना चाहिए। तो नॉर्मली जैसे चल रहा था वही छोटा सा फॉल्ट के लिए वैसे भी चलेगा, बट दिक्कत यही है बॉडी चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए बॉडी चार्ज हो जाएगा, उस कंडीशन में मान लीजिए कोई भी काम करता है बॉडी के साथ, वो टच होगा तो उसको शॉक फील होगा। हम लोग तो टेक्निकल पर्सन है, तो क्वेश्चन इस मन में आता है कि ये जो टच होगा बॉडी के अंदर होते हुए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा, तो उसको शॉक फील होगा। ये जो करंट फ्लो हुआ, तो हम लोग एक के क्वेश्चन पूछेंगे कि आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा? तो सुनने के लिए खराब लगेगा, बट ये सही है कि लो वोल्टेज में भी आदमी मरता है कि नहीं मरता है। काफी बार आप लोगों का फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में ऐसा कुछ सुने होंगे, न्यूज आया होगा कि एक लो वोल्टेज में भी आदमी मर गए। कैसे? हम लोग टाटा स्टील स्टैंडर्ड में हम लोगों को पता है मिनिमम एक हेल्दी पर्सन को डेथ तक जाने के लिए हम लोग को 30 मिली एम्पियर की काफी है। सोचिए यहाँ पे कितना करंट जा रहा है। मान लीजिए देखेंगे तो कि ये बॉडी टच हुआ और बॉडी का अंदर होते हुए कोई इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है, तो उसका बॉडी के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग का सप्लाई वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, बॉडी रेजिस्टेंस यहाँ पे मेंशन किया है कि 1000 ओम है और 240 है, मतलब 240 सप्लाई वोल्टेज है और 1000 वोल्ट का बॉडी रेजिस्टेंस है। बॉडी का अंदर आपको जा रहा है 0.24 एम्पियर। सोचो 0.24 एम्पियर कितना मिली एम्पियर? 0.24 इंटू 1000 इक्वल टू 240 मिली एम्पियर। तो 200 मिली एम्पियर, 240 मिली एम्पियर 30 मिली एम्पियर से काफी ज्यादा है। मान लीजिए 30 मिली एम्पियर किसी बॉडी में घुस रहा था, 2 और 3 मिनट रजिस्ट कर रहा था और 2-3 मिनट बाद आदमी जा रहा था। अभी 230 में 240 मिली एम्पियर मतलब चुटकी में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं सर्किट में क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या दिखाने के लिए यहाँ पे कोशिश किया हूँ। ऊपर में एक लाइन लिखा है मेटल बॉडी ऑफ apparatus व्हेन इट इज नॉट अर्थ, उसको मैंने अर्थिंग का साथ कनेक्ट नहीं किया हूँ, इसलिए बंदा मर गया। तो सर्किट में तो एक तो फ्यूज था, फ्यूज 5 एम्पियर का फ्यूज। सोचिए फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस, हम लोग प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे फ्यूज यूज किए हैं और फ्यूज उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? जब आदमी एक सर्किट में लोड है जो 0.24 एम्पियर बॉडी के अंदर जा रहा था, मान लीजिए आदमी नहीं है, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा था नॉर्मली? देखिए लोड रेजिस्टेंस है 60 ओम, बोलो 240/60 इक्वल टू 4 एम्पियर है ना, 4 एम्पियर नॉर्मली फ्लो कर रहा है। ये जो 4 एम्पियर फ्लो कर रहा था, उसका बाद और एक लोड में अटैच हुआ ह्यूमन, इसमें 0.24। सोचिए टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा था? 4.24 एम्पियर। सोचो 5 एम्पियर का फ्यूज डाल दिया और टोटल करंट यहाँ पे 4.24 एम्पियर लोड करंट है, तो फ्यूज जलेगा ही नहीं, तो आदमी सुहा हो जाएगा। सोचिए मान लीजिए मैं खुद यहाँ पे कनेक्टेड हूँ या मेरा फैमिली का कोई कनेक्टेड है, तो मैं जिंदा नहीं कर पाऊंगा उसको, सर्किट उसको डैमेज कर देगा। बट सिस्टम यहाँ पे बोल रहा है अर्थिंग है तो पॉसिबल है, अर्थिंग है तो आदमी जी सकता है, अर्थिंग है तो मैं फैमिली को जिंदा रखा सकता हूँ। तो चलिए अर्थिंग करके दिखाते हैं। सेम सर्किट, सेम सप्लाई वोल्टेज, सेम फ्यूज। मैंने क्या किया
कि एक जो अप्लायंसेस है उसको अर्थिंग में डाला। अर्थिंग एक शॉर्टेस्ट पाथ है, अर्थिंग एक डिस्चार्ज पाथ है, अर्थिंग एक लीकेज करंट पाथ है ना। तो उसमें एक लो रेजिस्टिव पाथ मैंने डिफाइन किया और अर्थिंग का साथ कनेक्ट किया। कनेक्ट करने का बाद क्या हुआ कि एक शॉर्टेस्ट पाथ बना। मान लीजिए कि ये बॉडी चार्ज हुआ ना, तो पहला स्लाइड में बोल रहा था मैं हर टाइम एक्टिव हूँ, हर टाइम मैंने इंतजार करके बैठा हूँ जितना भी इलेक्ट्रिकल करंट मतलब लीकेज करंट आएगा या पोटेंशियल आएगा मैं तुरंत इमीडिएट डिस्चार्ज करके जीरो कर दूंगा। इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ विदाउट डेंजर, कोई डेंजरस मूवमेंट क्रिएट ना करके मैं इमीडिएट डिस्चार्ज करूंगा। तो उसी की स्लाइड का बातें लेके चलिए, देखिए इमीडिएट डिस्चार्ज करता है। और जब टेक्निकली हम लोग देखेंगे तो सप्लाई वोल्टेज 240, 5 एम्पियर करंट है। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस जो नेग्लिजिबल हो, हम लोग मैक्सिमम देखेंगे तो कितना करंट हो सकता है, सर लोड रेजिस्टेंस कितना हो सकता है। देखिए हम लोग लो रेजिस्टिव पाथ किए। एक एग्जाम्पल मान लीजिए देखने के लिए जाएंगे, अप्रोच हम लोग 10 ओम मान के चलते हैं, या आप लोग 5, 7 ओम, 10 ओम जितना मिनिमम होगा उतना हम लोग तो करते हैं। बट एक तो कैलकुलेशन करने के लिए या हम लोग 10 ओम्स लेके चलते हैं। मतलब आपका यही कि आपका इलेक्ट्रोड से सिस्टम तक, जैसे कि एक तो मान लीजिए अर्थिंग से लेके कोई सिमुलेटर तक जहां से आप कनेक्ट किए हैं वहां तक मैक्सिमम हम तो सोचते हैं कि बहुत कम होगा, फिर भी 10 ओम लेके चलते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम और टोटल सप्लाई वोल्टेज जो है 240, 240/10 मतलब 24 एम्पियर। बोला था क्या है कि इमीडिएट डिस्चार्ज विदाउट डेंजर। डिस्चार्ज तो करेगा बट डिस्चार्ज करने का साथ साथ इतना टाइम ज्यादा करंट सर्किट में है 24 एम्पियर। सोचिए कि 4 से ज्यादा मतलब 4 टाइम से ज्यादा करंट यहाँ पे सर्किट में फ्लो है। 5 एम्पियर का फ्यूज हम लोग डाले हैं और ये काफी ज्यादा सर्किट में है। तो ये डिस्चार्ज होने का साथ साथ मेरा मेन सप्लाई से वो क्या करता है, डिस्कनेक्ट भी कर सकता है। ये बोनस से मिल गया। यही खासियत है अर्थिंग का कि डिस्चार्ज तो करेगा और डिस्चार्ज करने का साथ साथ मेन सप्लाई से बंद भी कर देगा, मतलब डिस्कनेक्ट भी कर देगा। उसी को लेके आजकल बहुत सारा प्रोटेक्टिव डिवाइस हम लोग यूज करते हैं। उसी को लेके ये को लेकर अर्थिंग को लेके बहुत सारा A to Z मैनमेड बहुत सारा CD यूज करते हैं। वो तो रेडीमेड लगा ही देते हैं। पहले पिछला दुनिया में ये सब नहीं था। मतलब बहुत पीछे जाए तो हम लोग भरोसा करते थे फ्यूज पे, तो यही बड़ा प्रॉब्लम होता था हम लोगों को। अर्थिंग नहीं है तो ह्यूमन डैमेज होता था। सोचिए यहाँ पे मैंने दोनों को एट ए टाइम लगा दूंगा। मान लीजिए R&D के लिए मैंने अर्थ और ह्यूमन बॉडी की दोनों को लगा दूंगा, फिर भी ह्यूमन डैमेज नहीं होगा क्योंकि ये 1000 ओम है और यहाँ पे 10 ओम है। कौन सा लाइन में कौन सा पाथ में इजीली डिस्चार्ज होगा, सप्लाई जो लीकेज करंट इजीली फ्लो करेगा, जो शॉर्टेज पाथ है, जो इजी पाथ है, जो डिस्चार्ज पाथ है। तो यही खासियत है अर्थिंग का। इसलिए ह्यूमन को सेफ्टी देने का साथ साथ ये क्या करता है कि इक्विपमेंट को भी सेफ्टी देता है ना। ज्यादातर हम लोगों का ह्यूमन रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों को शॉक फील। बहुत बार हम लोग सुने होंगे मेरे को तो शॉक लग गया, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तो पार कर दिया, तो सुनने के लिए मिलता है। तो ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस का ऊपर डिपेंड करता है, फ्लो को पाथ का ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारा पैरामीटर है कि कितना टाइम आप कनेक्ट रहते हैं, आपका वोल्टेज कितना है, ये सब डिपेंड करता है। तो बॉडी रेजिस्टेंस आप देखने के लिए जाओगे कि ड्राई कंडीशन में बॉडी रेजिस्टेंस हाई रहता है। जब आदमी वेट हो जाता है मतलब पसीना से या बारिश से या पानी से भीग जाता है तो बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाता है। ड्राई कंडीशन में ज्यादा, वेट कंडीशन में कम। तो कितना कम, जब स्लैब देखने के लिए आप लोग जाओगे कि ड्राई कंडीशन से 100 किलो ओम से 600 किलो ओम और वेट कंडीशन में 1 किलो ओम। 1 किलो मतलब 1000 ओम। 1 लाख से 6 लाख और वेट में ओनली 1000 ओम। सोचिए। बट ये जो स्लाइड में पीछे मैंने जो 2 रखा है कि मैंने
ये दिखाने के लिए कोशिश किया हूँ कि बॉडी, होल बॉडी का ये आता है स्लाव, बट बॉडी का हर पार्ट में अलग अलग रेजिस्टेंस है। आप लोग हाथ में अलग, पैर में अलग, मतलब बाएं हाथ में अलग, दाएं हाथ में अलग, हाथ का बाहर वाला अलग रेजिस्टेंस, अंदर वाला अलग रेजिस्टेंस। कभी भी आप लोग देखिएगा जो ओवरहेड लाइन में काम करते हैं, पहले जो गलत तरीके से ये लोग यूज करते थे, अंदर वाला वो टच नहीं करेंगे, अंदर वाला टच करेंगे तो खींचेगा, बाहर वाला टच करेंगे तो फेंकेगा। तरीका गलत था कि लीकेज करंट आ रहा है कि नहीं, और क्या करता है कि अर्थिंग। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोलना चाहता है? ओके ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। और क्या करता है कि हम लोग सेकेंड लाइन दिया था कि ये बिजली से हम लोगों को बचाता है। आप लोग देखिएगा कि काफी बार हम लोगों को डेली लाइफ में देखने के लिए मिलता है कि पेड़ को, टेम्पल को, गिरजा को, है ना, बिजली मार देता है। जो कड़क होता है बिजली मारता है तो उसका बॉडी पूरा मतलब डैमेज कर देता है सिस्टम को। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग आर्थिंग लगा देते हैं, ग्राउंड में आर्थ इलेक्ट्रोड और ऊपर से लाइटिंग अरेस्टर। हम लोग अरेस्टर लगा देते हैं टॉप ऑफ द इक्विपमेंट, बिफोर ऑफ द इक्विपमेंट। हम लोग एक कंडक्टर लगाते हैं, बहुत सारा वेराइटी का आजकल मिलता है मार्केट में। हम एक तो सॉलिड अर्थिंग कराते हैं कि जो हम लोगों का आता है करंट, तो उसको हम लोग दिशा खाली चेंज करते हैं, उसका पाथ हम लोग डाइवर्ट कराते हैं कि हम लोग अंदर में होते हुए ना जाके हम उसका रास्ता थोड़ा चेंज करके ग्राउंड तक दे देते हैं। यही काम करते हैं कि आप लोग यही वाला पिक्चर में देखिएगा। मान लीजिए ये अरेस्टर का साथ कनेक्ट हुआ, तुरंत हम लोग उसका साथ प्रॉपर कनेक्शन हुआ है ग्राउंड रॉड का साथ या इलेक्ट्रोड का साथ, है ना, इमीडिएट डिस्चार्ज हो जाएगा। जो इमीडिएट डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम लोग सिस्टम को या बिल्डिंग को बचा पाएंगे, नहीं तो बचाना मुश्किल है। अब काफी बार देखे होंगे नीचे जो स्लाइड है, देखिए कैसे ट्राफो जल रहा है। तो इसलिए हर कोई सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि अरेस्टर का साथ अलग अलग आर्थ इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ऐसा नहीं कि एक आर्थिंग मैंने यूज कर दिया और एक आर्थिंग पिट बना दिया, उसमें कि ट्राफो का न्यूट्रल लगा दिया और आपका घर का वायरिंग का पूरा जैसे कि बॉडी अर्थिंग कनेक्ट कर दिया और लाइटिंग अरेस्टर वाला लगा दिया। मैंने अच्छा अर्थिंग तो बनाया था, पर हर किसी को उसमें कनेक्ट कर दिया। क्या चलेगा? कम खर्चा में हो जाएगा। बोलिए क्या चलेगा? ये सर नो, थोड़ा चैट बॉक्स में डालिए तो देखते हैं ये सर नो। एक आर्थिंग पिट मैंने बनाया, बहुत बढ़िया सा आर्थिंग पिट बनाया, जितना बेहतर हो सके उसी में सारा चीज डाल दिया, इक्विपमेंट डाल दिया और आपका न्यूट्रल वाला डाल दिया, लाइटिंग वाला डाल दिया। क्या हो जाएगा? काम बन जाएगा मेरा? वो तो बोला कि इमीडिएट डिस्चार्ज विदाउट डेंजर। नो थैंक यू। सत्यरंजन राउत ने बोले कि नो। ओके, काफी सारा अब आ रहा है नो नो नो। थैंक यू थैंक यू। क्यों नो? हम लोगों को पता है नहीं है। हाँ थैंक यू, आपका बहुत बढ़िया सपोर्ट है ना। क्योंकि हम लोग सेपरेट करना चाहिए कि नहीं तो क्या होगा, बहुत बार एक अर्थिंग हम लोग को सारा चीज कनेक्ट कर देने से, सोचिए मेरा बिजली कड़का और उधर से मान लीजिए डिस्चार्ज हो रहा है, और उसी से क्या होगा, हो सकता है कि ये अर्थिंग का साथ न्यूट्रल कनेक्टेड है, मेरा इक्विपमेंट कनेक्टेड है, तो वो इक्विपमेंट भी चार्ज होता रहेगा, शायद इक्विपमेंट भी अननेसेसरी आप लोगों का डैमेज हो जाएगा। यही प्रॉब्लम होता रहता है। और हम लोग को काफी बार देखे होंगे नजदीक भी बना नहीं पाएंगे क्योंकि बैकफ्लो मार देगा, है ना। तो यही एक स्टैंडर्ड है, क्यों नहीं बना पाएंगे नजदीक, कितना डिस्टेंस में बनाना होगा। हम थोड़ा आगे देखते हैं। और क्या बोल रहा था कि एक वोल्टेज आपको स्टेबल वोल्टेज मिलता है। आर्थिंग है तो स्टेबल वोल्टेज है, चार्जिंग है तो पॉसिबल है कि स्टेबिलिटी वोल्टेज आपका जो स्लैब आप ले रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री में चाहे घर में, मान लीजिए आपका लो वोल्टेज सप्लाई है, आपका दो ठो डिफरेंस है, आपका जीरो चाहिए, मान लीजिए न्यूट्रल चाहिए, और एक हायर चाहिए, हायर वाला मान लीजिए 220 का,
तो 220 कोई भी मोमेंट में आप लोग देखिए थोड़ा इधर उधर होता है पर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं फ्लक्चुएशन हो रहा है, हाई हो रहा है, लो हो रहा है, डिम हो रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा सिचुएशन कभी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। पर वो दावा करता है अर्थिंग में हूं तो इट पॉसिबल। तो कैसे? देखिए कैसे होता है। एक्चुअली ऐसा है, वो है अर्थिंग है तो पॉसिबल है। आप लोग ये सेकेंडरी सिस्टम है ट्राफो का, मैंने एक सेकेंडरी सिस्टम का ड्राइंग दिया हूँ। मान लीजिए ये स्टार कनेक्टेड है, आप लोग देखिएगा कि ये कॉमन पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। ये कॉमन पॉइंट जो है, मान लीजिए अर्थिंग कनेक्टेड नहीं है, अर्थिंग कनेक्टेड नहीं है, तो ये कॉमन पॉइंट जिसको हम लोग न्यूट्रल नाम पे जाने जाते हैं या ना जाने जाता है, क्या ये आप लोगों को जीरो पोटेंशियल मिलेगा? मान लीजिए जीरो पोटेंशियल मिल रहा है, तो कौन सा कंडीशन में, कौन सा टाइम में आपको जीरो मिल रहा है? आप लोग देखिएगा कि बैलेंस कंडीशन में लोड तीनों फेज में बैलेंस रहेगा तो न्यूट्रल पॉइंट जीरो, तो कॉमन पॉइंट जीरो। तो ये बहुत कम पॉसिबल होता है कि कॉमन पॉइंट को हम लोग जीरो करना है। लोड को कोई बैलेंस नहीं कर पाया, नहीं तो वही होगा कि हम लोग जो कनेक्शन जितना ट्राफो में लोड दिया गया है हर किसी के साथ हर कोई कनेक्ट रहेगा। आप मान लीजिए लोड जो दे दिए, मान लीजिए घर में आप एसी लगा दिए, तो दूसरा वाले को फोन करके बोलना पड़ेगा, ए भाई मैंने एसी लगा दिया, तुम तुरंत कोई ना कोई ऑन करो, कम से कम हीटर ऑन करो, नहीं तो लोड अनबैलेंस हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं रहता है। तो हमारा पास यही ब्रह्मास्त्र है कि कहाँ पे भी उसको कनेक्ट करो, कोई भी पोटेंशियल या एनर्जी उसका पास आ जाए, वो इमीडिएट डिस्चार्ज करके जीरो करेगा। तो इसे कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जो भी पोटेंशियल उसका पास आता है इमीडिएट डिस्चार्ज करके जीरो कर देता है। मकसद यही है कि इस पॉइंट को हम लोग हर टाइम हर जीरो करना, और ये जीरो रहता है तो हायर हम लोग डिजाइन किए हैं 220 का, तो अभी जाके आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0 to 220 का मिलता है, तो एक स्टेबल वोल्टेज मिलता है। अर्थिंग है तो पॉसिबल है, इसलिए वो खुद को माना करता है कि मैं हूं तो पॉसिबल हूं। कितना फायदा देता है ना? तो हम लोग इतना फायदा देता है तो हम लोगों को एक गुड अर्थिंग सिस्टम बनाना चाहिए, चाहे घर में हो या इंडस्ट्री में हो, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ को बचाता है, इक्विपमेंट को बचाता है, स्टेबिलिटी करता है, इजीली फाइंड आउट करता है, बहुत सारा मान लीजिए हम लोगों को फायदा देता है। मैंने तो एक दो पॉइंट का बात किया, बट ए नंबर ऑफ पैरामीटर उसका मेरिट में जाता है। तो आप लोग देखिएगा, मान लीजिए इतना फायदा देता है, क्यों हम नहीं बनाए? क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम लेके हम लोग चला रहे हैं। तो हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, और सेफ्टी का ये बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसमें उसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं कुछ। और हम लोग क्या करेंगे कि एक अच्छा आर्टफिट बनाए घर में, या अच्छा बढ़िया सा एक तो डिपार्टमेंट में बना दे जिसको सिस्टम का साथ जोड़ने से हम लोगों को फायदा देगा। तो अच्छा किसको बोलेंगे? जो बहुत कम टाइम में डिस्चार्ज कर पाए, और डिस्चार्ज करने का साथ साथ मेन सप्लाई से बंद कर पाए, और सिस्टम को मतलब सेफ्टी दे पाए, या ह्यूमन को सेफ्टी दे पाए, इसी को ना। तो इसलिए जो हम लोग इमीडिएट बोलते हैं ना कि इमीडिएट डिस्चार्ज करता है, तो मैंने ये देखिए कि टाइम मैंने यहाँ पे दिया हूँ कि जितना कम टाइम मतलब लेस देन 0.4 सेकंड, उससे कम होगा, सलाह यही है कि उससे कम होगा तो हम लोग उसको बढ़िया बोल पाएंगे गुड अर्थिंग सिस्टम। नहीं तो वो गुड में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ डिस्चार्ज कर रहा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये से नहीं है कि जितना कम टाइम, बहुत ज्यादा कम टाइम में मान लीजिए डिस्चार्ज करिए तो उसको बेहतर कहा जाएगा, गुड, एक्सलेंट। तभी जाके हम लोग क्या करेंगे, बना पाएंगे, है ना? तभी जाके हम लोग उसको बिलीव कर पाए, तभी जाके हम लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्री कहीं पे हम लोग खुद बना पाएंगे, और उसको हम लोग लेके यूज भी कर पाएंगे, और ये सेफ्टी भी देगा, अच्छा होगा। तो हम छोटा सा कपड़ा खरीदने के लिए तो बोलते हैं कि हम लोगों को अच्छा चाहिए, और अच्छा तो फाइनल प्रोडक्ट है। आपको स्टील चाहिए अच्छा, तो फाइनल प्रोडक्ट है ना। बट उससे पहले कितना सारा पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है। ये अच्छा एक पैरामीटर फाइनल प्रोडक्ट है, उसके अंदर बहुत सारा पैरामीटर है। आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ पे किसी को किस प्रकार का कितना लिया, कितना टाइम चलेगा। हाँ, तो बहुत सारा पैरामीटर है।
तो उसको ध्यान देके ही आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, दो ठो कैटेगरी है अर्थिंग का, आप लोग देखिएगा कि सॉलिड अर्थिंग, इक्विपमेंट अर्थिंग एंड सिस्टम अर्थिंग। इक्विपमेंट जैसे कि ऑल फ्रेम ऑफ बॉडी, वो इलेक्ट्रिकल मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मेटालिक बॉडी, होम अप्लायंसेस, घर में जितना मेटल बॉडी का होम अप्लायंसेस उसी को ही हम लोग इक्विपमेंट अर्थिंग कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक पोल, पैनल, केबल का आर्मर, कोई भी अप्लायंसेस हो या सिमुलेटर हो या कोई भी जिसी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, जो इलेक्ट्रिक सोर्स में चलता होगा और बॉडी मेटल का है, उसी को अर्थिंग का साथ कनेक्ट करना, मतलब ये इक्विपमेंट अर्थिंग है। कोई कोई बॉडी अर्थिंग नहीं बोलता है, बॉडी अर्थिंग एक बोलचाल भाषा है, बट उसका टेक्निकल नेम है इक्विपमेंट अर्थिंग। कोई एग्जाम में आप लोग देखिएगा कि बॉडी अर्थिंग कम पूछेगा तो इक्विपमेंट अर्थिंग पूछेगा, बट सेम चीज है, बॉडी अर्थिंग जो है वही है इक्विपमेंट अर्थिंग। और एक है सिस्टम अर्थिंग, दो कैटेगरी में ज्यादातर आता है। न्यूट्रल, जो को न्यूट्रल ट्राफो का न्यूट्रल हम लोग पहले जो जोड़ रहे थे, आपका स्क्रीन में आप लोग देखे होंगे, पहला स्लाइड मैंने आपको दिखा रहा था कि न्यूट्रल को हम लोग अर्थिंग का साथ कनेक्ट किया, और उसी प्रकार का अर्थिंग को हम लोग सिस्टम अर्थिंग बोलते हैं। उसका मान लीजिए डेफिनेशन आप लोगों को कभी सुनने के लिए या लिखने के लिए मौका मिलेगा तो आप लोग यही लिखिएगा कि equipment अर्थिंग connected non-current carrying metallic part with the general mass of part is known as equipment अर्थिंग। नॉन करंट कैरिंग मेटालिक पार्ट को हम लोग अर्थिंग का साथ जनरल मास ऑफ पार्ट का साथ कनेक्ट करना, उसी प्रकार वायरिंग सिस्टम को हम लोग को इक्विपमेंट अर्थिंग बोलते हैं। और सिस्टम अर्थिंग जस्ट ऑपोजिट, ज्यादातर देखिए 3 फेज 4 एयर सिस्टम में हम लोग न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं, मतलब करंट कैरिंग पार्ट को हम लोग अर्थिंग का साथ कनेक्ट कर देते हैं, और फिजिकल कनेक्शन रहता है अर्थ का साथ, और इमीडिएट वो डिस्चार्ज कर देता है। इसी प्रकार का वायरिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सिस्टम अर्थिंग या न्यूट्रल अर्थिंग। देखिए स्क्रीन में ये दिखाने के लिए मैंने कोशिश किया हूं कि एक ट्राफो है जिसमें कि न्यूट्रल भी है, तीनों लाइन है या तीनों फेज है, और न्यूट्रल को मैंने अर्थिंग का साथ कनेक्ट करके हम लोग पोल का साथ घर तक दिया हूं, जिसको डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम 250 वोल्ट लो वोल्टेज सप्लाई। और उसी ट्राफो का बॉडी को मैंने एक इक्विपमेंट का साथ जोड़ा, देखिए। और इक्विपमेंट और न्यूट्रल अर्थिंग मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि आप लोगों को बेहतर होगा जानकारी के लिए, और ऊपर में लिखा है सिस्टम अर्थिंग, उसका टेक्निकल नेम है सिस्टम अर्थिंग। इक्विपमेंट और सिस्टम अर्थिंग के बीच में मैंने गैप बना के रखा। मैंने एक अर्थिंग में दोनों को भी जोड़ सकता था, बट जोड़ा नहीं। मैंने उसी क्वेश्चन जो पूछा था पिछले स्लाइड में, जो क्वेश्चन का आंसर में आप लोग नो लिखे थे, और मेरा आंसर भी नो है। नो लिखने वाले को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोग को पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सुन रहे हैं, मेरे को एक मौका दे रहे हैं कि ये सेशन को फुलफिल करने के लिए। ये आप लोगों का बड़ापन है, क्योंकि क्लासरूम में तो हर कोई आता है, बैठता है, और आई कांटेक्ट बनता है, उसमें अलग तरीके का क्लास बनता है। बट ये वर्चुअल मोड में होता क्या है कि आप लोग अलग जगह में, मैं एक अलग जगह में, हम लोगों का सामने स्क्रीन रहता है, पता नहीं चलता है कि आप लोग कितना एक्टिव हो, कितना सुन रहे हो। बट मेरा भरोसा कि आप लोग सुन रहे हो, बट आप जब देते हैं कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो मेरे को पक्का पता चलता है कि आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हो कि मेरा साथ। थैंक यू। और हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि इक्विपमेंट अर्थिंग का साथ साथ न्यूट्रल अर्थिंग मैंने गैप बना के रखा हूँ, इसलिए मैंने गैप बना के रखा हूँ। मान लीजिए न्यूट्रल में डिस्चार्ज हो रहा है तो बॉडी चार्ज नहीं होगा बैकफ्लो मार के, और मान लीजिए बॉडी चार्ज हो गया है, ये डिस्चार्ज होगा ग्राउंड पे, इधर बैकफ्लो मार नहीं मारेगा इसमें न्यूट्रल में। सेम एलए के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने और एक अर्थिंग पीट बनाऊंगा तो सेपरेट बनाना होगा, इक्विपमेंट के लिए अलग, न्यूट्रल के लिए अलग, और लाइटनिंग अरेस्टर के लिए अलग बनाना होगा। और यहाँ पे एक चीज मैंने बोलना चाहता हूँ उसी आधार पे कि सेम पीट होगा, मान लीजिए इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट पीट होगा, तो बीच में गैप बनेगा 2000 mm,
मान लीजिए इक्विपमेंट टू एक सिमिलर फिट है और सिस्टम टू सिस्टम एक सिमिलर फिट है, तो उसमें गैप बनता है 2000 mm मतलब 2 मीटर। और डिसिमिलर होगा तो मान लीजिए इक्विपमेंट है और सिस्टम है जैसे यहाँ पे है, तो उसी का बीच में गैप हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है 4000 mm 4 मीटर। इस बार शायद IL6 में यही वाला क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसको बुलेट कर रहा हूँ कि सिमिलर फिट है तो 2000 mm 2 मीटर, और डिसिमिलर फिट है मतलब डिसिमिलर आरसी क्या है तो आपका 4000 mm 4 मीटर। ठीक है, तो इसी को हम लोग टाटा स्टील स्टैंडर्ड है उसी को फॉलो करना होगा, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च करके ये लोग दिए हैं, तो हम लोगों को इसी को फॉलो करना होगा। उसको फॉलो करेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए इतना बड़ा फायदा देता है तो हम लोगों को एक आर्क फीड जो बनाएंगे, चलिए हम लोग एक वर्चुअल मोड में एक आर्क फीड बनाते हैं। एक वर्चुअल मोड में मान लीजिए एक आर्क फीड बनाएंगे तो यही 9 स्टेप है जो हम लोग को देखने से, जानने से और फॉलो करने से कम खर्चा में, कम टाइम में और कम मैन पावर में हम लोग एक तो आर्क फीड बना पाएंगे और उसको हम लोग यूज भी कर पाएंगे। स्टेप क्या है, पहले सिलेक्शन करना है आर्थिंग, उसके बाद सिलेक्शन करना है प्लेस, किस प्लेस पे हम लोग को करना होगा। जब आर्थिंग हम लोग चूज करते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ता है, खरीद के लाना पड़ता है। आजकल बाय डिफॉल्ट मिलता है, हम लोगों का मार्केट में बहुत सारा टाइप के मिल जाता है, तो हम लोग को खाली चूज करना पड़ेगा हम लोग किस प्रकार का पाइप, प्लेट और स्प्रिंग स्ट्रिप और बहुत सारे डिप बोरवेल, केमिकल, इन नंबर ऑफ टाइप ऑफ मिल जाता है और हम लोगों को चूज करना पड़ता है। एक्चुअली वो आर्थिंग जो दो कैटेगरी में आता है, एक जनरल एक स्पेशल। तो क्या चीज को देख के हम लोग उसको चूज करेंगे वो जानना बहुत जरूरी है। हम कहाँ पे यूज करेंगे, प्लेस हमको चूज करना होगा। ज्यादातर जिस प्लेस आप चूज कर रहे हैं नॉर्मली वहाँ पे जाना आना और रोड ना होना चाहिए, जहाँ पे ड्रेन वगैरह नहीं होना चाहिए, पॉन्ड वगैरह नहीं होना चाहिए, कुआं नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एक कुआं है उसका अंदर कर दो कि हर टाइम गीला रहेगा, मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, सूरज टैंक है उसका अंदर बना दो। तो ये सब एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए एज ए टाटा स्टील स्टैंडर्ड। सबसे पहले ये करने का बाद उसका बाद थर्ड पॉइंट जो है कि कंडीशन आपका सॉइल का कैसा है, चेक कंडीशन ऑफ सॉइल। क्योंकि हम लोगों का भारत देश में ना जिस एरिया आप लोग जाओगे अलग अलग प्लेस में अलग अलग सॉइल मिलता है। कहाँ पे मिट्टी वाला मिलता है, कहाँ पे आप लोगों को देखिएगा कि ग्रावल वाला सॉइल मिलता है, कहाँ पे रॉक वाला सॉइल मिलता है। तो अलग अलग सॉइल मिलता है। मान लीजिए केपीओ का हम लोग बात करें, सेकंड फेज जिस टाइप बन रहा है जिस पेज में देखिए पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी में आप लोग होल करोगे तो क्या मिलेगा, तो पत्थर एरिया मिलेगा। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारा मैंने सॉइल का और उसका वैल्यू लिखा हूँ, बट हम लोग को टेस्टिंग करना चाहिए। कहाँ पे भी न्यू आर्क फीड बनता है तो उसमें सॉइल टेस्टिंग बहुत जरूरी है। और सॉइल टेस्टिंग एक बड़ा चीज नहीं है, हम लोग कर पाएंगे, आसान से का अच्छा चीज है, हम लोग आराम से कर पाएंगे। हम लोगों को जानकारी है तो जो करता है उनको है, जो नहीं करता है थोड़ा बहुत सीख लीजिए, एक मौका है। और सॉइल टेस्ट करने के बाद हम लोग गड्ढा खोलते हैं आज स्टैंडर्ड। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये पूरा डिटेल में मैंने बताऊंगा। और गड्ढा खोलने के बाद इलेक्ट्रोड डाल ज्वाइन होगी क्या क्या ओके हाँ, तो होल करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रोड डालते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी केमिकल वगैरह है उसको डालते हैं, नहीं तो डालते हैं सबको। और सॉल्ट ज़्यादातर हम लोग को चारकोल बैन है टाटा स्टील में, क्योंकि हमको हरा भरा ग्रीन रखना है एनवायरनमेंट को, इसलिए चारकोल बैन कर दिया गया। तो क्या क्या केमिकल क्या क्या चीज़ मैंने आगे स्लाइड में रखा हूँ। और घर में हम लोग बनाते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि सॉल्ट वगैरह डाल के उसमें ये करना पड़ता है। और उसका पड़ता है चाम्बर प्रिपेयर करना पड़ता है, चाम्बर प्रिपेयर करके उसका ऊपर ढक्कन डालना पड़ता है। और जो सिमुलेटर का साथ या डिवाइस का साथ या अप्लायंसेस का साथ कनेक्ट करना रहता है, हम लोग उसको प्रॉपर कनेक्शन कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं नेम प्लेट और बना देते हैं उसका कवर। यही इजी स्टेप है। सबसे पहले इसमें काम रहता है कि हम लोग सॉइल टेस्ट करें।
ज़्यादातर हम लोग सॉइल टेस्ट करना पड़ता है काम करने से पहले। ये जो सॉइल टेस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे कि हर बार जब टेस्ट का बारी आता है कि हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है टेस्टिंग किट। तो हम लोग जब टेस्टिंग किट हम लोग कैसे करते हैं, टेस्ट करना मतलब है ना जीप में डाल के सॉइल टेस्ट नहीं, स्पेशल किट आता है सॉइल टेस्ट का। नहीं तो हम लोग डिजिटल आर्ट टेस्टर में भी कर पाएंगे। आप लोग मान लीजिए घर में डिजिटल आर्ट टेस्टर नहीं है, इंडस्ट्री में ही होगा, इंडस्ट्री में आप लोग कभी करते हैं तो सॉइल टेस्ट करना बहुत जरूरी है। घर में करते हैं तो आप लोग देखिएगा कि ज्यादातर वो ग्रावेल वाला सॉइल ना हो, मिट्टी वाला सॉइल, उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कि मॉइस्चर वाला कंटेंट रहेगा तो इसका रेजिस्टिविटी लो रहेगा। जितना रेजिस्टिविटी लो है वो आर्क फिट बनाने के लिए उतना सही है। आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे स्लाइड मैंने दिखा हूँ कि 1 से 10,000 ओम मीटर का अंदर में रहेगा तो अच्छा है। तो 1 से 10,000 ओम मीटर का अंदर में रहेगा तो आप नॉर्मल आर्क फिट बनाने के लिए सही है, जैसे कि प्लेट, पाइप, स्प्रिंग, स्ट्रेप, ये सब वैसा ही है। मान लीजिए कि 10,000 का ऊपर आ गया, क्या उसी वाला सॉइल में हम लोग आर्क फिट नहीं बनाएंगे? वहां पे भी बना सकते हैं। वहां पे कुछ स्पेशल आर्क फिट जैसे कि डीप बोरवेल और केमिकल ये सब आता है, हम उसको यूज कर सकते हैं। बट आजकल हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर आप लोग देखिएगा कि नॉर्मल सिचुएशन में भी हम लोग बेस्ट को खरीद के यूज कर देते हैं। कि हम लोग रहते हैं कि क्यों टेंशन ले, बेस्ट वाला खरीद के यूज कर दो, है ना। तो हम लोग यही करते हैं। बट मान लीजिए उसी में नॉर्मल वाला आर्क फिट बनाएंगे भी चल जाएगा, जैसे कि पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, यही सब है। तो बहुत सारा सॉइल है, सामने मैंने रखा हूँ, देखिए अलग अलग सॉइल, सैंड, चॉक, ग्रावेल और क्रिस्टलाइन रॉक, ये सब सॉइल है। सॉइल का अलग अलग मैंने यहाँ पे राइट साइड में उसका वैल्यू दिया हूँ। देखिए अलग अलग वैल्यू में अलग अलग सॉइल का। देखिए यहाँ पर थ्योरेटिकल सेशन चल रहा है तो स्पेशलाइज्ड मैंने कर दिया हूँ कि ये सॉइल का वैल्यू यही है। बट जब आप प्रैक्टिकल जाओगे ना तो आप मिट्टी उठा के मान लीजिए टेस्ट करने को लगोगे तो उसके तो मिक्स मिलेगा, उसी मिट्टी में रॉक मिलेगा, उसी मिट्टी में बालू मिलेगा, उसी मिट्टी में पानी मिलेगा। तो उसी को जब मिक्स हो जाता है तो उसका वैल्यू जो है बढ़ जाता है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं मिलेगा, ये खाली आपको एक नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे स्लाइड में दिया। ये ज्यादातर आप लोगों को वैल्यू बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे सामने मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, कोई भी सॉइल 10,000 का ऊपर नहीं है, कोई भी सॉइल। क्या हर कोई सॉइल में आप नॉर्मल आर्क फिट बना पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मिट्टी उठाएंगे तो मिक्स मिलेगा, मिक्स मिलता है तो आप लोगों को सॉइल एक बार टेस्ट करना ही पड़ेगा। सॉइल आप लोगों को इसी में टेस्ट करना पड़ेगा। ज्यादातर मान लीजिए डिजिटल आर्ट टेस्टर से आप लोग यूज करते हो तो एक बार सॉइल टेस्ट करो। और सॉइल टेस्ट करने के लिए आप लोगों को 4 पोल मेजरमेंट मेथड में यूज करना होगा। मान लीजिए एक तो आप लोग लेके आएंगे डिजिटल आर्ट टेस्टर, तो उसमें 4 ठो ऑक्सिलरी पोल है। जिस मिट्टी में हम लोग करेंगे उसी में क्या करना होगा कि 4 ठो पोल डालना होगा। 4 ठो पोल ऐसा 20-20 मीटर गैप में डालना होगा। और जिस लाइन में आप लोग डाल रहे हो ना स्ट्रेट ही डालना होगा, जिगजैग नहीं। और आप लोगों को प्रॉपर कनेक्शन करना होगा। कनेक्शन मतलब P1, P2, C1, C2 ऐसा करके है। और 4 ठो पोल में आप लोगों को डालना होगा। 4 ठो पोल में डाल के आप लोगों को क्या करना होगा कि उसका रेजिस्टेंस मेजर करना होगा। कि एक बार रेजिस्टेंस मेजर करने का बाद उसमें एक फॉर्मूला दिया जाता है 2 पाई LA करके है। 2 इंटू 5 मतलब 3.14 इंटू L मतलब इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड डिस्टेंस, और R मतलब आपका रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ डिजिटल आर्ट टेस्टर। मान लीजिए कुछ भी वैल्यू आप लोगों को दिखाता है तो उसी रेजिस्टेंस वैल्यू को लेके आप लोगों को उसी में डालना होगा कि फॉर्मूला में पुट करके जो वैल्यू आता है वो वैल्यू जो है 1 से 10,000 ओम मीटर का अंदर में होना चाहिए। अंदर में होने से हम लोग नॉर्मल आर्क फिट बना पाए, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्री। देखिए मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर है तो आप सॉइल ट्रीट कर सकते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट करके भी हम लोग थोड़ा बहुत पैरामीटर को इधर उधर कर सकते हैं। मान लीजिए बराबर 10,000 जा रहा है
आप चाहते हैं कि नॉर्मल आर्ट फीट बनाने के लिए, तो आप लोग को सॉइल रेजिस्टिविटी रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने के लिए तरीका यही है कि आप लोग मॉइस्चर कंटेंट मिलाओ, कोई कंडक्टिविटी मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल मिलाओ जिसमें उसका कंडक्टिविटी मिलेगा, बढ़ जाएगा और उसका रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा, और उसी को लेके हम लोग बना देंगे। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर मिलाते हैं, जैसे हम लोगों को पानी मिलाना पड़ता है, नहीं तो हाईली कंडक्टिव और क्या होता है, नमक होता है NaCl, और कैल्शियम क्लोराइड भी काफ़ी बार हम लोग मिलाते हैं, कॉमन सॉल्ट मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, नहीं तो सॉफ्ट और ये सॉल्ट और कोक मिलाते हैं, उसका रेशियो, नहीं तो चारकोल एंड सॉल्ट मिलाते हैं मिला के। तो हम लोग ये मिलाने से ना क्या करता है कि सॉइल का, मिट्टी का कंडक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाता है, तो हम लोग का रेंज में आ जाता है और हम कर देते हैं। और बीच बीच में क्या है, उसको टेस्ट भी करना पड़ता है। मैंने एक बार कर दिया ऐसा छोड़ दिया नहीं, आप लोगों को प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो सॉइल का रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो लीकेज करंट ग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि पाथ एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होने के लिए इसी पाथ को रेजिस्टेंस वैल्यू आप लोगों को प्रॉपर मॉनिटर करके रखना चाहिए, जो कि टाटा स्टील का स्टैंडर्ड में हम लोग करते हैं, उसी के बारे में आगे बताऊंगा। यही है ट्रीटमेंट करने का तरीका, चाहे आप घर में करो चाहे इंडस्ट्री में करो। और आजकल जो मार्केट में आपका केमिकल आर्ट फीट मिल रहा है, आप लोग देखिएगा कि इसी को रेशियो करके ही वो यूज करता है कि इसमें इतना उसमें इतना, बट कितने किन से कितना वो लोग बताता नहीं है, क्योंकि वो उसका पैटेंट प्रोडक्ट है, उसी को लेके ही वो बिजनेस कर रहा है, इसलिए वो बताएगा नहीं, है ना। तो ये आप लोगों का सेकेंड फेज में जितना भी आप लोगों का अर्थिंग है, देखिए कि सारा केमिकल अर्थिंग फीट हम लोग डाल रहे हैं। अच्छा है, क्योंकि केमिकल आर्ट फीट ये जो बोलता है कि मेंटेनेंस फ्री है, मेंटेनेंस लो वेरी लो मेंटेनेंस, हम लोग खाली मॉनिटर करके उसका पैरामीटर रखना चाहिए कि वैल्यू कितना है, क्योंकि गवर्नमेंट को हम लोग को बहुत सारा डाटा देना पड़ता है। आज गवर्नमेंट गाइडलाइन हम लोगों को उसी नॉर्म को फुलफिल करना पड़ता है, इसलिए हम लोगों को उसका मॉनिटर करना पड़ता है, नहीं तो मेंटेनेंस बहुत कम। आप लोग देखिए टाइप्स ऑफ आर्थिंग, जैसे हम लोग बोला था, प्लेट, पाइप, रॉड, स्ट्रिप, स्ट्रिंग, यही सब आता है। ये जनरल आर्ट फीट है, स्पेशल है आपका डीप बोरवेल एंड है केमिकल आर्ट फीट। बट हम लोगों का फास्ट फेज में KPO का बात करें तो फास्ट फेज में हम लोग जितने भी आर्ट फीट बनाए थे सब पाइप अर्थिंग। इसलिए देखिए पाइप अर्थिंग क्या लिखा है, वेरी कॉमनली यूज, बहुत कॉमन यूज है पाइप अर्थिंग। वो मेंटेनेंस बहुत इजी है और बहुत इजी, उसको मतलब वो भी कम खर्चा में हो जाता है। उसको देख लेते हैं। यही है आप लोगों का टाटा स्टील स्टैंडर्ड में बनाएंगे तो स्ट्रक्चर, अर्थिंग का स्ट्रक्चर वगैरह कैसे, पहले ब्रिक का बनता था तो इसलिए मैंने ब्रिक का दिखाया हूँ, और आजकल कंक्रीट का बन रहा है। आजकल रेडीमेड ऐसा हो ला के उसको घुसा दे रहे हैं, बट पहले ऐसा 250 अंदर में आप लोगों का कंक्रीट बन रहा था, ग्राउंड से 460 बन रहा था, अंदर में 600 mm क्लियरेंस है, और आउटर टू आउटर 1100 mm का क्लियरेंस है। अंदर में जो प्लेट बन रहा था, देखिए ये प्लेट है 600 × 600 20 mm का आपका थिकनेस का, चारों तरफ काला काला जो है वो ये चारकोल और सॉल्ट का पहले दिया जाता था। आजकल जो चारकोल हम लोगों का क्या हो गया है, बैन हो गया है, क्योंकि पेड़ जलेगा तभी ना अंगार आएगा। तो पेड़ हमको जलाना नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट को हरा भरा करना है, तो इसलिए हम लोगों को बैन कर दिए। हम लोग बैन नहीं करेंगे तो फिर कहीं से तो कोई जला के लेके आएगा। तो पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे दिया हूँ, चाहेंगे तो उसी को उसका इंसर्ट लेके इसको यूज कर सकते हो, नहीं तो मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए या PPT चाहिए तो आप लोग को चैट बॉक्स में दे दीजिएगा कि मैं एक बढ़िया सा स्टडी मटेरियल नाम पे एक PPT दिए बनाया हूँ, आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आप लोग इन फ्यूचर चाहिए तो उसको आप लोग ये कर सकते हो। थैंक यू। जिसको जिसको चाहिए थोड़ा चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा पिन नंबर का साथ, मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं। देखिए पाइप अर्थिंग का कंस्ट्रक्शन सेम उसका सिविल कंस्ट्रक्शन आप लोग देखिएगा कि जो प्लेट में और पाइप में दोनों इक्वल है बराबर, बट पाइप अर्थिंग में देखिए पाइप के जगह में सॉरी आपका प्लेट का जगह में पाइप लगा गया 40 mm का डाया का एक तो पाइप। पहले ऐसा, पहले पीछे देखिए लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, पहले ऐसा पाइप नहीं होता था, हम लोग खुद बना के उसमें होल करना पड़ता था और
लेंथ वगैरह सारा चीज हम लोग खुद करते थे। आजकल तो रेडीमेड आ ही गया, बट आजकल रेडीमेड टॉप टू बॉटम ऐसा आता है होल, बीच में 150 mm का गैप रहता है और दोनों होल का अपोजिट एकदम डायगोनल और एक तो होल होता है, मतलब 75 mm का होल। और ये जो होल है ये 10 mm का होता है। ये होल किस लिए किया जाता है? मान लीजिए मेंटेनेंस पर्पज में हम लोग ऊपर से कुछ डालते हैं, ज्यादातर सॉल्ट वाटर या पानी कुछ भी डालते हैं, इजीली चारों तरफ मतलब फैलने के लिए हम लोग उसको करते हैं। और क्या, ये जो काला काला दिख रहा है 600 mm टॉप टू बॉटम हम लोग भर देते हैं केमिकल, है ना, या आप लोग जो सॉल्ट वगैरह हम लोग जो डालते हैं, जो भी मैंने पिछला स्लाइड में दिखाया, चाहे आप लोग सॉफ्ट कोक और चारकोल डाल से सॉल्ट डाल सकते हैं, नहीं तो सॉल्ट पानी और ये सब डाल सकते हैं, है ना। चारकोल तो बैन है। ये टाटा स्टील स्टैंडर्ड का मैंने स्टैंडर्ड भी आप लोग नोट करके रख सकते हैं। जीडीसी को जाके ये सारा चीज स्टैंडर्ड में है, आप लोग देख सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। ये चाहिए तो उसको लेके यूज करते हैं। इसमें डिटेल मैंने दिया हुआ, होल कितना, बोल्ट कितना, कितना पाइप, कितना रॉड, कितना, सारा चीज मैंने यहाँ पे दिया हुआ, उसको भी स्क्रीनशॉट मार के यूज कर सकते हैं। चलिए, ये सारा चीज हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसका डिटेल नेम प्लेट में लिख के डाल देते हैं। आप लोग नेम प्लेट क्या देखिए, कलर कोड, कलर कोड में भी हम लोगों को पता चलता है ये किस प्रकार का आर्च फिट है। मान लिया बैकग्राउंड रेड, ऊपर में व्हाइट कलर रेखा रहता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं सिस्टम अर्थिंग या न्यूट्रल अर्थिंग। मान लीजिए कि बैकग्राउंड आपका ब्लैक का लिखा है, ब्लैक का कलर है और ऊपर में व्हाइट कलर का लेटर में लिखा है, तो उसमें इक्विपमेंट अर्थिंग या बॉडी अर्थिंग में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड भी है 300 × 220 mm का रहेगा और उसमें बहुत सारा चीज हम लोग को मेंशन करना पड़ता है। प्रिंटेड कुछ डाटा हम लोग को लिखना पड़ता है, 8 स्टेशन नंबर, जो कि मेंटेनेंस करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत इजी रहता है। और उसका डेजिग्नेशन हम किस लिए इसको यूज किए हैं, न्यूट्रल के लिए, इक्विपमेंट के लिए, वो भी हम लोग लिख देते हैं। हाँ, और डेट ऑफ टेस्टिंग हम लोग डेट ऑफ टेस्टिंग लिखते हैं और अर्थिंग का रेजिस्टेंस वैल्यू लिखते हैं। आजकल ज्यादातर कंबाइंड वैल्यू लिखा जाता है और इंडिविजुअल वैल्यू लिखा नहीं रहता है, हाँ, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड थोड़ा रिवीजन हो गया है, आप लोगों का मॉडिफिकेशन हो गया है, तो कंबाइंड वैल्यू मान लीजिए लिखा रहता है और उसका ड्यू डेट। ज्यादातर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो लोड, जो अर्थिंग 650 वोल्टेज से नीचे कनेक्टेड है, एक्चुअली स्टैंडर्ड बोलता है कि 2 साल में एक बार टेस्ट करने से चलता है, और जो 650 वोल्टेज से ज्यादा लोड में कनेक्टेड है वो साल में मिनिमम एक बार करना जरूरी है। बट हम लोग को केपीयू में प्रैक्टिस यही है कि साल में एक बार हम लोग टेस्ट करके डाटा हम लोगों को देना पड़ता है ना। डाटा हम लोगों का गवर्नमेंट का नॉर्म को फुलफिल करना पड़ता है, साल में एक बार, मतलब वैलिडिटी 1 ईयर, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये भी मिनिमम हम देखिए, मिनिमम 3 मीटर होना चाहिए लेंथ किसी का, आपका पाइप का। अब देखिए कहीं पे मिट्टी नहीं है तो आपका स्ट्रिप भी बना पाएंगे, हाँ, स्ट्रिप भी बना सकते हैं। बट स्ट्रिप और प्लेट ज्यादातर आप लोगों को केपीयू में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये सब